अरब्स का एक माइंडसेट है, वो इट्स अ बार्बरिक सोसाइटी ना, वो जितना भी पैसा आ जाए या जो भी आ जाए, बट वो चीजों को सॉल्व करने का एक ही तरीका है उनके पास, वायलेंस। वायलेंस के अलावा वो बातचीत करने को तैयार नहीं है। नमस्कार। इसराइल में जो हमला हुआ उसमें बहुत सारे शॉक एलिमेंट्स थे। इतना बड़ा हमला प्लान हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, न मोसाद को पता चला, न उस फाइव आइज इंटेलिजेंस को पता चला जो कि इंडिया की खबर कनाडा को दे रहा था। और कनाडा में होने वाली जो हमारे इंटेलिजेंस, हमारे हमारे जो डिप्लोमैट्स है वो जो बातचीत करते हैं उसी को सुनता रह गया। उसे ये नहीं पता चला कि उसके अपने एलाइन इसराइल के साथ क्या होने वाला है। और भी बहुत सारे इसमें सबक हैं। क्या इंडिया को इससे क्या सबक सीखना चाहिए, और क्या इंडिया में भी ऐसा हमला इंडिया पे भी किया जा सकता है, इसी बात करने के लिए हमारे साथ अभिषेक मिश्रा जी, जिनकी पीएचडी थीसिस भी इसराइल पे ही थी, इसराइल और पैलेस्टीन पे ही थी। उनसे बात करेंगे कि पहली चीज कि कितना सीरियस है ये, दूसरी चीज क्या इंडिया के लिए क्या सबक है इसमें। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। अगर हम बात करें तो इंडिया भी तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम झेल रहा है, पाकिस्तान की तरफ से टेरर आता है, यहाँ पे भी दूसरे कंट्रीज से क्या इंडिया के लिए कोई बड़ा सबक है इसमें? बिल्कुल दादा, इंडिया के लिए बहुत बड़ा सबक है। आप तो सबक लेंगे ही, क्योंकि जो हमास के जो टेररिस्ट हैं, जिस तरीके का उन्होंने प्लान किया है अटैक, वो तो मतलब सोचने के लायक है। ग्लाइडिंग के थ्रू वो आ गए, फिर उन्होंने मतलब इतना कुछ प्लान था कि एक पर्टिकुलर गाजा स्ट्रिप का जो बॉर्डर था उसको भी उन्होंने तोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने बेचारी एक किसी फीमेल सोल्जर को मारा और उसके बाद उसको नेकेड परेड कराया ऑल ओवर टाउन। आई मीन दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैड हैपन, और हमने कारगिल के फॉर्म में इसको ऑलरेडी झेला हुआ है ना। कारगिल को आप कैसे भूल सकते हैं? कारगिल यही था कि दे स्नूप्ड इन, और उसके बाद जो है इस तरीके का वो हुआ जो हमने फेस किया। हमारे बेचारे जो पहले जो सर्च एंड कॉर्डन ग्रुप गया था वो वापस ही नहीं आया, जिसमें सौरभ कालिया जी की, आपको याद होगा, एक बड़ी नृशंस हत्या कर दी गई थी। तो we have been facing this terrorism for long time. It just the case is that we have normalized it. हमारे यहाँ अब इसको बुरा नहीं मानते, बल्कि I have seen people justifying it. आपको ऐसे भी लोग मिल जाएंगे और मैं हैरान हो जाता हूँ कि वो जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जो हो रहा है वो सही हो रहा है। तो ये जो हुआ इजराइल के ऊपर, ये तो अनएक्सपेक्टेड नहीं कहा जा सकता, बिकॉज कि ये हमेशा ही रहेगा। अब इनका जो भी है अब्राहम अकॉर्ड और जितने भी अकॉर्ड करने की कोशिश की गई, ऑल ऑफ देम हैज फेल्ड, कुछ भी काम नहीं आया। तो अब इसमें क्या कहा जाए? इंडिया को बिल्कुल सबक लेने की जरूरत है। इंडिया नीड्स टू बीफ अप इट्स विजिलेंस जो हमारे बॉर्डर एरियाज है। बट दादा, लेट्स बी ऑनेस्ट, आप 100 में से 90 जो है ना इस तरीके के अटैक्स को फॉइल कर सकते हो, एक दो तो होगा ही। आई मीन वी हैव टू लिव विद इट, क्योंकि ये माइंडसेट इतना ज्यादा ऑब्नॉक्शियस है ना कि वो मारने और मरने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको लगता है कि ये देयर इज अ पॉलिटिकल जस्टिफिकेशन फॉर देयर रूल। तो जब आप स्पिरिचुअलिटी से हटके पॉलिटिकल सिस्टम पे आ जाते हो कि आपका रूल का अधिकार है, only certain belief system should rule over other belief system, तो ये तो आई मीन आपको बस ये है कि ये तैयार रहना पड़ेगा कि इसकी स्केल उतनी ज्यादा ना हो जितना कि आप एक्सपेक्ट करते हो, और आपको अपनी इंटेलिजेंस को चाक चौबंद रखना पड़ेगा। ये तो आपको करना ही पड़ेगा। ये जो भी हुआ, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है, जितनी इसकी निंदा की जाए वो कम है। ये अपने आप को एक ही मतलब आप देखिए कि मोनोथीज्म ने दुनिया को क्या दिया है। मोनोथीज्म की अगर एक स्टडी की जाए तो द नंबर ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन जो मोनोथीज्म ने कॉज किया है वो अनपैरेलल्ड। फिर भी इन्होंने जो है ना ये एजुकेशनल इंपीरियलिज्म के थ्रू इसको वो कर दिया। जैसे इंडिया में आप देख लें, गोवन इंक्विजिशन, ये वो बातचीत नहीं हुई होती है उसके बारे में कि गोवा में क्या क्या किया गया था सर्टेन मोनोथीज्म के द्वारा। उसके बाद 600 साल 500 साल तो औरंगजेब ने क्या किया, तैमूर लेम ने क्या किया, इन लोगों ने आके बलबन खिलजी, बख्तियार खिलजी ने नालंदा की पूरी लाइब्रेरी जला दी। हम लोग ने उसको इंटरनलाइज कर रखा है कि भाई दिस इज नॉर्मल थिंग,
और अब हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस देखिए ना, जो बख्तियारपुर से जो लड़ते हैं वो चीफ मिनिस्टर साहब है, एंड ही इज टोटली फाइन। उनको पता नहीं क्या ज्ञान दिया हुआ है कि बख्तियारपुर से वो लड़ते हैं, उनको कभी दिमाग में नहीं आया कि जो तुम्हारी नालंदा यूनिवर्सिटी, जो तुम्हारा पहचान है, उसको बर्बाद करने वाले के नाम पे शहर रखा हुआ है। ओडेसिटी देखिए, ओडेसिटी देखिए जो ये देश झेलता है, जस्ट बिकॉज कि आप किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहते। और ये जो हमारे पूर्वजों ने आदत डलवा दी है कि हम सबको खुश करना चाहते हैं, ये हमारी डिस्ट्रक्शन का कारण बन गया। जी दादा। राइट। गंगा जमनी तहजीब जो हमें सिखाई गई है पिछले 70 साल से, उस गंगा जमनी तहजीब ने हमें पैरिटी पे लाने की जगह कहीं ना कहीं मेजॉरिटी को ये दिखाने की कोशिश की कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाकी माइनॉरिटीज यहां खुश रहें। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गंगा जमुना मेजॉरिटी तहजीब से तहजीब से इतनी ज्यादा बोगस थ्योरियां इस देश में है। आर्यन इन्वेजन थ्योरी नाम के एक बोगस थ्योरी है। उसके बाद औरंगजेब एक बहुत बढ़िया शासक था। साला मैंने बचपन में पढ़ा, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करा। दीज काइंड ऑफ नॉनसेंसिकल थिंग्स इन्होंने किताब में लिख के बच्चों का दिमाग खराब किया हुआ है कि जो उन्होंने किया उसको नहीं, वो यहाँ से औरतें ले जाके बेची, ये तुमने क्यों नहीं बताया? हमारी औरतों को ले जाके दूसरे देशों में जाके बेचा, इसका तो कोई उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन खिलजी ने मार्केट रिफॉर्म किया, ये आपको किताबों में पढ़ा रहे। अब ये गंगा साला हमारा, जमुना हमारा, तहजीब भी सारी की सारी हमारी। भाई तहजीब क्या होता है? तहजीब का मतलब होता है शांति, तहजीब का मतलब होता है सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ वायलेंस। और जो देश ये कह रहा हो, जो फिलॉसफी ये कह रही हो कि या तो हमसे लड़ लो या तो हमसे नीचे हो जाओ और नहीं तो क्या नाम है, कन्वर्ट हो जाओ, तुम उसको कह रहे हो कि ये सिविलाइज्ड है। इन्होंने ये आप देखिए कॉन्फ्लिक्ट। हम कह रहे हैं कि हमारे जो महाभारत के युद्ध की अगर हम एक कल्पना करें दादा, महाभारत के युद्ध में क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? इसे सिविलाइजेशन कहते हैं। उन्होंने कहा कि दुर्योधन, दो न्याय यदि तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी भूमि तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पे हंसी न उठाएंगे। किंतु दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। यानी भगवान क्या सिखा रहे हैं? हमारे भगवान हम लोगों को क्या सिखा रहे हैं? यानी कि हमारा जो मॉरल जो कंपस है वो सिखाता है कि युद्ध को अवॉइड करने के लिए, वायलेंस को अवॉइड करने के लिए तुम्हें अगर अपना लेजिटिमेट और जस्ट क्लेम भी छोड़ना पड़े तो छोड़ दो। यानी भगवान श्री कृष्ण तो इस बात पे आ गए थे ना कि आधा छोड़ो, हमें 5 गांव दे दो खाली पांडवों को, तो भी हम युद्ध टाल देंगे। इसे कहते हैं सिविलाइजेशन। और उसके सामने क्या थ्योरी है? उसके सामने थ्योरी ये है कि भाई हम हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, कन्वर्ट हो जाओ, जजिया दे दो, और या तो हमसे लड़ लो। और उसके बाद हमारे यहाँ के स्कॉलर्स ने कहा ये सामने वाली थ्योरी ज्यादा अच्छी है, और तुम्हारी जो थ्योरी जो ये कह रही है कि हम वॉर को लास्ट रिजॉर्ट रखेंगे, वॉर के लिए हम जस्ट क्लेम को भी छोड़ देंगे, उसके बाद भी आप कह रहे हो कि भाई ये थ्योरी बेकार है आपकी। तो यही है, आप देख लीजिए मोनोथीज्म दुनिया को क्या दे रहा है। इसकी एक अगर ऑनेस्ट स्टडी की जाए, द डेथ एंड डिस्ट्रक्शन दिस थ्योरी हैज कॉज्ड, तो दादा आप घूम जाएगा जो मैंने इसकी स्टडी करी है। अच्छा, एक चीज और, ये हमास को सपोर्ट कौन करता है इतना बड़ा? क्या इसमें चाइना का भी हाथ है? क्योंकि ये जो इब्राहिमिक अकॉर्ड्स हो रहे थे, इसका सीधा सीधा नुकसान चाइना को था। अमेरिका चाहता था कि मिडिल ईस्ट से फोकस हटे और साउथ चाइना सी, चाइना, इन सब पे फोकस जाए, इंडिया को सपोर्ट किया जाए ताकि वो चाइना के खिलाफ जाए। इस पूरे उसमें अगर मिडिल ईस्ट डिस्टर्ब होता है तो अमेरिका को यहाँ फोकस लगाना पड़ेगा, और साउथ चाइना सी और ये जो मिलिटराइजेशन हो रहा है या हमारी एक्सरसाइजेस हो रही है, यहाँ से दिमाग थोड़ा हटेगा। क्या इसमें आप चाइना का हाथ देख रहे हैं? टू बी ऑनेस्ट दादा, ये अब्राहमिक अकॉर्ड, चूंकि ये अब्राहमिक अकॉर्ड क्या है? अब्राहमिक फेथ है ना। ये सभी अपना जो इनका जो पैट्रियार्की है उसका तो फेथ प्रॉफिट कह लें या जो भी कह लें, अब्राहम से ही आता है ना। तो वहां पे अमेरिका वाज अ गारंटर ऑफ पीस बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइन, क्योंकि पैलेस्टाइन को ही तोड़ के इजराइल बनाया गया है। इजराइल का क्लेम ये है कि भाई हमारी जो पुरानी किताब थी, ये आपने शायद वो बेल्फर डिक्लेरेशन से ये शुरू होता है। मैं आपके दर्शकों को ये बता दूं, जब
इसको क्रोनोलॉजिकली समझा देते हैं। 19वीं 20वीं शताब्दी में एक सज्जन आए, उनका नाम था थियोडर हर्जल। वो कनाडा में रहते थे या अमेरिका में रहते थे। वहाँ पे उन्होंने किताब लिखी, उस किताब का नाम था देयर जूडियन स्टार्ट, यानी कि द जूइश स्टेट। इट वाज अ बुक रिटन इन जर्मन। उसमें उन्होंने कहा कि भई उसमें उन्होंने कहा कि भई जो भी ये यहूदी लोग हैं, इनको बहुत परसिक्यूशन सारी दुनिया में झेलना पड़ता है और इस परसिक्यूशन को अवॉइड करने का एक ही तरीका है कि यहूदियों को उनका घर दे दिया जाए। पूरी दुनिया के यहूदियों का एक घर हो, क्योंकि ये हर जगह परसिक्यूटेड होते हैं, चाहे वो ऑटोमन एम्पायर हो और चाहे वो रोमन एम्पायर हो, चाहे कोई भी एम्पायर हो। यूरोप में उनका चाहे वो डेमोक्रेसी भी आ गई यूरोप में, तब भी एंटी-सेमिटिज़्म नहीं रुका। द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर देयर वाज़ नो एंटी-सेमिटिज़्म, इट वाज़ इंडिया। और मजे की बात है कि सेमिटिज्म जो सेमिटिक रिलीजन है, इसने इंडिया को ही सबसे ज्यादा गाली दी। इन्होंने कहा ये पेगन है, ये डिसबिलीवर है, ये अनबिलीवर है, ये जो है वो क्या मतलब मूर्ति पूजक है, पॉलीथीस्ट, पता नहीं क्या क्या कह के इन्होंने हमें डिराइड किया। आज ये बात अलग है कि इसराइल के सारे लोग इंडिया की जो लाइफस्टाइल है उसको कॉपी करते हैं। मैं जानता हूँ, मैं इसराइल में लेके आया हूँ, मेरे एक प्रोफेसर थे, उन्होंने किताब लिखी थी, वो गाय पालते थे और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते थे इसराइल के अंदर में। हालांकि खुल के आप मंदिर नहीं बना सकते हैं वो, लेकिन फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, गिवन दैट इट्स अ जूइश स्टेट। तो वो इंडियन लाइफस्टाइल थे और मैंने हजारों लोगों को देखा द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन लाइफस्टाइल। तो मेरे कहने का मतलब था कि डेयर जूडन स्टार्ट में ये लिखा गया कि भाई एक इजराइलियों को एक घर दे दो, यहूदियों को घर दे दो। तो उसके बाद ये हुआ था कि एक दिक्कत ये फेस किया यूरोप ने कि ये घर इनको दिया कहाँ जाए, क्योंकि ये सारे के सारे जो यहूदी थे ये तब तक यूरोप में मोस्टली यूरोप में रहते थे, रशिया में रहते थे, पोलैंड में रहते थे, जर्मनी में रहते थे। तो इनको ये हुआ कि ये दिया कहाँ जाए। आपको शायद नहीं पता होगा, इनको पहला जो ऑफर किया गया था मेरे ख्याल से इथोपिया में या कहीं युगांडा में किया गया था। जब मैं रिसर्च किया था तो मैंने पढ़ा था, मुझे याद करना पड़ा। तो इनको पहला जो जो इनका जूइश लैंड ऑफर हुआ था वो अफ्रीका में हुआ था, लेकिन जूस ने ये कहा कि नहीं, हमें अफ्रीका में नहीं चाहिए। हमारी किताब जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसके हिसाब से जो जुडिया का इलाका है, जो माउंट सिनाई का इलाका है, वो हमको चाहिए। और वो इलाके का नाम था पैलेस्टाइन। पैलेस्टाइन उस समय बेसिकली 1919 के वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन की प्रोटेक्टोरेट में था। लीग ऑफ नेशन में एक कॉन्सेप्ट आया था प्रोटेक्टोरेट का। तो चूंकि ओटोमन अंपायर टूट गया, ओटोमन अंपायर के पास, यानी वर्ल्ड वॉर वन से पहले ये जो पैलेस्टाइन था वो ओटोमन अंपायर, जिसको सल्तनत उस्मानिया भी कहते हैं, यानी जो तुर्किश अंपायर था, ये उसका पार्ट हुआ करता था। लेकिन ओटोमन अंपायर को हराया यूरोपियंस ने, और उसके बाद ये वाला हिस्सा जो है पैलेस्टाइन का, ये आ गया अंग्रेजों के कब्जे में 1920 में। तो ये वहां पे रहने लगे। तो फिर जब यहूदियों ने अंग्रेजों को ये बात बोली कि भाई हमें हमारा घर दो, तो फिर अंग्रेजों ने इनको वादा किया बैलफोर डिक्लेरेशन के तहत कि ठीक है, आइए हम आपको इसराइल बनाएंगे पैलेस्टाइन के लैंड पे। अब वहां पे जो यहूदी रहते तो थे, मगर ये जो यूरोप के यहूदी जो माइग्रेट करके आए, उन्होंने वहां की पॉपुलेशन को काफी हद तक तोड़ा, काफी हद तक घटाया। और उसके बाद यूनाइटेड नेशन में एक रिजोल्यूशन पास हुआ। उस रिजोल्यूशन में ये कहा गया कि पैलेस्टाइन को तोड़ करके दो स्टेट बनाया जाएगा, इसराइल और पैलेस्टाइन, और टू स्टेट सॉल्यूशन होगा। पहले तो अरबिक स्टेट के लोग इस पे माने, और फिर दोनों कंट्रीज को कहा गया कि आप अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी भी कंट्री ने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया। न तो इसराइल ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, न तो पैलेस्टाइन ने बनाया। पैलेस्टाइन ने तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी नहीं बनाई, हालांकि इसराइल ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई नेसेट के नाम से। और उन्होंने अपनी पहले ही जो असेंबली में जो पहली मीटिंग में जो डिक्लेरेशन पास किया या रिजोल्यूशन पास किया, उसमें उन्होंने कहा कि हमें अभी कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत यंग स्टेट है और हमारी एग्जिजेंसीज बहुत ज्यादा है। सो दिस इज द ब्रीफ बैकग्राउंड। अब वहां पे ये जो फाइट है वो यहूदी और मुसलमान का है, या ये नेशन का है, या ये दोनों का मिक्स है। ये इट हैज बिकम अ व्हाट यू कॉल वेरी डेंजरस कॉकटेल ऑफ मेनी डिस्प्यूट। तो अब अब्राहम एकॉर्ड जब से सेंट डेविड, वो जो डेविड हॉल है उनका यूएस में, वहां पे 3 बार साइन हो चुका है। 2006 में लेटेस्ट कोशिश की गई थी, एंड एवरी टाइम इट हैज फेल्ड।
और आप अब तो आपके सामने ही आ गया। चाइना का इसमें कोई रोल नहीं बनता, चाइना कभी इंटरेस्टेड नहीं था। हाँ, अब चाइना अपना ग्रोइंग पावर को दिखाने के लिए 1-2 बार उसने कोशिश की थी, और स्पेशली उसने सऊदीया और ईरान के उसमें कोशिश की थी, और वो करवाया भी, उनके बीच में कोई एक डील हुई भी थी सऊदीया और ईरान की, चाइना के उसमें। बट अभी तक पैलेस्टाइन और इज़राइल के मामले में चाइना ने अभी तक कोई एज़ सच पेश नहीं दी है। तो इसराइल से इतना बड़ा पंगा लिया गया, इतना सीक्रेट गेम किया गया, ये क्या आपको लग रहा है ये स्टैंड अलोन गेम था? नहीं, इसमें बहुत कुछ शामिल है, ये स्टैंड अलोन तो नहीं है। ये ऐसा था, इसमें कौन जब तक यूएन, इससे पहले भी एक बार हुआ था। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पीएचडी करने गया 2014 में, 2014-15 के आसपास की ये बात है। यूनाइटेड नेशन में उस समय भी गाजा पे इस टाइप का अटैक हुआ था, और हमारे प्रोफेसर थे जिनके अंडर में मेरी पीएचडी, अब जिन्होंने मुझे एज अ पीएचडी स्कॉलर एक्सेप्ट भी किया था, प्रोफेसर विलियम शिबास, उनके अध्यक्षता में यूनाइटेड नेशन एक मिशन की स्थापना की गई थी टू फैक्ट फाइंड ये जो उस समय अटैक हुआ था इसराइल के ऊपर, और इसराइल ने जो किया था गाजा में, मतलब उस समय इसराइल ने पैलेस्टाइन के साइड में अटैक किया था। तो ये होता रहता है। अब्राहम अकॉर्ड जो है वो आज तक कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ। टू स्टेट का सोल्यूशन जो है वो पैलेस्टाइन मानने को तैयार नहीं है, इसराइल उसको मानने को तैयार है, बट उसने जो है, जो ग्रीन लाइन हुआ करता था यूनाइटेड नेशन रिजोल्यूशन के अंडर में, जो एक्सेप्टेडेबल या जिसे कह लीजिए अग्रीएबल मैप था, उस मैप को उन्होंने काफी हद तक उन्होंने स्क्यूट कर दिया है, क्योंकि जो एरिया उनके पास नहीं थे, अब वो एरिया भी उन्होंने ले लिया। जेरूसलम को इंटरनेशनल कैपिटल बनाना था, मगर जेरूसलम आज की डेट में इसराइल के कब्जे में है। ऑल्दो कैपिटल तो उनकी तेल अवीव है, बट उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप के समय में कि वो बहुत जल्दी जेरूसलम को अपना कैपिटल डिक्लेयर करेंगे, और जेरूसलम उन्होंने हासिल किया था 1967 के वॉर में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जो 7 डेज वॉर हुआ था, उसके पहले ये जॉर्डन के कब्जे में हुआ करता था जेरूसलम, और बाद में जॉर्डन और लेबानन के कंबाइंड कब्जे में, शायद लेबानन या जॉर्डन, और फिर बाद में ये इन्होंने 7 डेज वॉर के दौरान जो जेरूसलम था ये फिर इसराइल के कब्जे में आ गया, फिर उन्होंने उसको एनेक्स कर लिया, और अब उसको वो इंटरनेशनल कैपिटल बनाने की तैयारी कर रहे हैं, मतलब सॉरी, इसराइल की कैपिटल बनाने की तैयारी कर रहे हैं, विच विल बी अ बिग थिंग। अच्छा, एक चीज, आप ये, इसको क्या मैं इंतफादा बोल सकता हूँ, इंतफादा पार्ट 3? ये इंतिफादा नहीं है, ये तो टेरर अटैक है। हम इंतिफादा में पत्थर मारते हैं, सो इंतिफादा इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, बट इट इज एग्रेवेटेड इंतिफादा, बिल्कुल आप कह सकते हैं। इंतिफादा जो 3 या 4 अभी तक हो चुके हैं इसराइल में, उसमें होता था कि उस पार से इस बार ये लोग पत्थर मारते थे जो इसराइल ने वॉर किया था। वॉल क्रिएट, बीच में एक इसराइल का एक केस भी आया, इसराइल ने जो अपने इलाके थे उनके बीच में से जो है ना, एक बहुत बड़ी 20-25 फुट की, वो मेरे पास वो वीडियो भी होगा, क्योंकि आपको शायद नहीं पता, पर मुझे इजरायली गवर्नमेंट ने एज अ रिसर्च स्कॉलर इनवाइट किया था यूनिवर्सिटी ऑफ हाइफा में। मैं हाइफा में 3 महीना करके 2 बार रुक चुका हूँ, तो मैंने वो एरिया पर्सनली देखा है, विजिट किया है। होप कि मेरे कंप्यूटर में वो सारी वीडियोस हों, जो अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर भी तो इट्स आई मीन इंतिफादा ही है ये, मगर ये इंतिफादा अगर ये है तो फिर आप वॉर किसको कहेंगे? तो इंतिफादा का इज एन अरबिक वर्ड जिसका मतलब होता है अवेकनिंग। वो एक पत्थर मारने का जो स्कीम है, वो करते थे। इंतिफादा इवन इंडिया में भी था, कश्मीर में आपको 2-2 इंतिफादा हुए थे, अगर आपने देखा होगा तो, पैलेस्टाइन के तरफ से। अच्छा, एक चीज और, क्या आप ये जो टेररिज्म हुआ है, बहुत लार्ज स्केल पे हुआ है और बहुत गंदा हुआ है, इट हैज बीन, इसराइल का रिएक्शन आएगा भी। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इसराइल अपनी इमरजेंसी ड्यूटी पे पहुंच चुके हैं, 10,000 सोल्जर्स एंटर कर चुके हैं, ऊपर से प्लेन मार रहे हैं, इसका एंड क्या देखते हैं? इसका एंड कुछ नहीं होगा, ये तो पिछले कई साल से रुक रुक के चलता रहता है, बट इस बार जो हमास ने किया इसका स्केल बहुत ज्यादा है, और पिछली बार तो इतना स्केल नहीं हुआ था। आयरन डोम उनका सक्सेसफुल हुआ था, जो उनकी मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी है। इस बार उन्होंने आयरन डोम को चीट करने के लिए वो दूसरे तरीकों को अपनाए, तो टेक्नोलॉजी टेक्निकली फेल हो गई, बिकॉज दे केम थ्रू ग्लाइडिंग मैकेनिज्म एंड अदर मैकेनिज्म। अब वो क्या किया, वो तो जब तक फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट नहीं पड़ी जाए कुछ कहना मुश्किल है। टीवी रिपोर्ट पे मैं बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा, मगर यही है कि आप अगर देख लें कि ये जो अटैक है, ये वॉर है, इट्स बेसिकली वॉर। अनफॉर्चुनेटली पैलेस्टाइन को स्टेटस नहीं है स्टेट का, इसलिए वॉर नहीं कहते हैं लोग इसको,
but Israel has said that we are at the state of war and they have declared a state of emergency, although Israel has been perpetually under emergency since it came. आज तक उन्होंने स्टेट ऑफ इमरजेंसी हटाई नहीं अपने यहाँ, तो वो हमेशा ही इमरजेंसी में रहता है, उसके यहाँ स्पेशल लॉज की जरूरत रहती है। बट ये तो जो हुआ है ये स्केल बहुत बड़ा है, होना कुछ नहीं है, दोनों तरफ से कुछ लोग मारे जाएंगे, बिकॉज कि अरब्स का एक माइंडसेट है, वो इट्स अ बार्बरिक सोसाइटी ना, वो जितना भी पैसा आ जाए या जो भी आ जाए, बट वो चीजों को सॉल्व करने का एक ही तरीका है उनके पास, वायलेंस। वायलेंस के अलावा वो बातचीत करने को तैयार नहीं है, नेगोशिएट करने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि ये यूरोपियन लोग आए हुए हैं, ये यहूदियों का लैंड नहीं है, ये हमारा लैंड है। अदरवाइज अगर आप थोड़ी सी भी दिल दिखाते कि चलो अब हो गया है, 2 स्टेट सोल्यूशन कर लो, तो बात आगे बढ़ जाती, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हिस्ट्री में तो इसराइल के नाम पे वो चीजें हैं ही है ना, जुडिया का इलाका तो है ही है उनके नाम। उनकी जो बुक है ओल्ड टेस्टामेंट, जिसको आप बाइबल कहते हैं, न्यू टेस्टामेंट को भी बाइबल ही कहते हैं, तो ओल्ड टेस्टामेंट में माउंट सिनाई आप कैसे हटा दोगे, वहीं पे मोजेस को ये मिला 10 कमांडमेंट्स, और यही 10 कमांडमेंट्स का जो आप मुझे नहीं पता, आपको पता है कि नहीं पता है, 10 कमांडमेंट्स के पहले 2 कमांडमेंट्स आपको पता है दादा क्या है? आपने कभी पढ़ा 10? मैंने पढ़े 10 कमांडमेंट्स पढ़े। 4th कमांडमेंट ये है कि 6 डेज काम होना चाहिए, 7th डे छुट्टी होनी चाहिए। ये मुझे याद था क्योंकि मेरे काम की चीज थी। मैं आपको पढ़ देता हूँ, ये जो पहला 2 कमांडमेंट है यही सारे प्रॉब्लम की जड़ है, अगर आप ऐसे देखें, अगर इफ आई मे से, बिकॉज़ ये तो रिलीजियस, बिकॉज़ दीज आर द वर्ड ऑफ गॉड, यू शैल हैव नो अदर गॉड्स बिफोर मी, ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसको आप कहते हैं इन अरबिक, ये होगा ला इलाहा यहोवा, मतलब तो ये कह रहा है यू शैल हैव नो अदर गॉड्स, यही है जो कि एक ट्रू गॉड। ये 10 कमांडमेंट का पहला कमांडमेंट है, जिसको कि इजराइल भी बिलीव करता है, जिसको कि क्रिश्चियंस भी बिलीव करते हैं, और जिसको कि मुस्लिम्स भी बिलीव करते हैं। तो 10 कमांडमेंट्स का लॉ जो है वो क्रिश्चियन के लिए भी वैलिड है, मुस्लिम्स के लिए भी वैलिड है, और यहूदियों के लिए भी वैलिड है। दूसरा है यू शैल नॉट मेक आइडल्स, यही जो है ना, यू शैल नॉट मेक आइडल्स, दीज आर द प्रॉब्लम्स जो हमने भी, जिसकी वजह से कितनी ज्यादा कत्लो गारत देखी है। ये जो 10 कमांडमेंट्स आए, इनकी अगर रियल एनालिसिस की जाए, इसको बोलने वाले का गर्दन कट जाएगा, बट देन ट्रुथ शैल बी स्पोकन। इन 2 कमांडमेंट्स ने, इन 2 लॉज ने जितना कत्लो आम मनाया है दुनिया में, वो अनप्रेसिडेंटेड है, अनप्रेसिडेंटेड। जी दादा। राइट। अच्छा, ये चीज क्या इसमें पैलेस्टीन के जमीन पे जितने लोग, क्योंकि इजराइल की ये रहा ये कहानी कि इजराइल का एक सैनिक मारो तो वो 10 फिलिस्तीनी मारते, क्या हैवी कैजुअलिटी देखी जाएगी पैलेस्टीन की साइड, और पैलेस्टीन को, मतलब जिसे बोलते हैं पैलेस्टीन को, एक बार में ऐसी औकात दिखा दी जाएगी कि दोबारा रिवोल्ट करना टफ हो? दादा असल में पैलेस्टाइन कोई एक कॉन्ग्रिगुअस जोन नहीं है, ऐसे कोई पैलेस्टाइन नहीं जाता। पैलेस्टाइन जैसे मान लीजिए इजराइल है, एक पैलेस्टाइन यहाँ, एक पैलेस्टाइन यहाँ, एक पैलेस्टाइन यहाँ है, ऐसे करके है। तो कोई ऐसा कॉन्ग्रिगुअस जोन नहीं है, कंटिन्यूटी ऑफ लैंड नहीं है, पैचेस में है ये। तो इसलिए अब बिल्कुल अटैक तो होगा। अब यही है कि फिर वही होगा कि इसमें ह्यूमन राइट्स के इश्यूज आएंगे, कितने सिविलियंस की डेथ होगी, हॉस्पिटल्स में कितने डेथ होगी, जो प्रेग्नेंट वुमेन होंगे या जो लोग ऑलरेडी बीमार है, बट कैजुअलिटी तो होगी, बिकॉज ये अटैक का स्केल बहुत बड़ा है, एंड इजराइल हैज डिक्लेयर्ड दैट वी आर एट द स्टेट ऑफ वॉर। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है लीगली, क्योंकि उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया है। तो अब अगर ये उस वॉर को कहाँ तक ले जाते हैं, क्या ये पैलेस्टाइन तक रखते हैं, या अगर उनको इंटेलिजेंस मिलती है कि इसमें दूसरी कंट्रीज का भी कोई हाथ है, अगर वो सपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा उनके पास आर्म्स एंड एम्यूनिशन कैसे आया, और ये कहाँ पे हैच किया गया, ये जो कॉन्स्पिरेसी है, देयर लॉट टू बी सीन। अमेरिका भी इन्वॉल्व होगा। जैसा आपने कहा कि जो 5 आईज हैं, दे हैव कंप्लीटली फेल्ड, मोसाड हैज कंप्लीटली फेल्ड, बिकॉज इतना बड़ा अटैक इतने बड़े स्केल पे हुआ और इनको पता तक नहीं चला। दे वर टेकन अबैक, और दे वर टेकन फॉर सरप्राइज, बिकॉज इजराइल के पास ऑप्शन नहीं है, और इतना ज्यादा उनके पास ना तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, ना तो उनके पास कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट है बाहर के दो देशों का, बिकॉज कि जो उनका फिजिकल लोकेशन है वो तो घिरे हुए हैं ऐसे इनमिकल फोर्सेस से। कोई भी उसमें इजराइल को सपोर्ट नहीं करना चाहता, भले इजराइल के साथ टर्की के संबंध हो, बट टर्की भी इजराइल को कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट तो नहीं करता। सो इट्स अ टफ टाइम फॉर इजराइल, और ये पूरी दुनिया अभी तक एक्शन में आ चुकी होगी,
हमास के लीडर्स को सऊदी अरेबिया के ऊपर प्रेशर आया होगा, ईरान के ऊपर प्रेशर गया होगा कि भाई क्या करना है इसको, तो दुनिया इज इनटू एक्शन यहाँ पे। अब आपको एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, रशिया और अमेरिका विल प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल, गिवन कि पैलेस्टाइन के साथ दोनों ही एक तरीके से होंगे, सॉरी इसराइल के साथ। तो अब देखिए ये बिहाइंड द डोर रशिया के ऊपर जिम्मेदारी आएगा कि वो ईरान से बात करे, और अमेरिका के ऊपर जिम्मेदारी आएगा कि वो सऊदी अरेबिया से बात करे ताकि हमास को प्रेशराइज कर सके। बिकॉज हमास के जो मेजर, हमास तो नहीं करे, हिजबुल्लाह के मेजर जो लड़ाके आते हैं वो तो शिया होते हैं और वो ईरान से सपोर्टेड है, मगर हमास पे भी उनका अच्छा खासा है इन्फ्लुएंस। मेन इन्फ्लुएंस तो हमास पे उनका ही है, क्या नाम है, सऊदीज का, कतरीज का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो ये सब बैक चैनल्स तो अब तक ओपन हो गए होंगे। सुन रहे थे कि सऊदी अरेबिया रिकॉग्निशन दे सकता है इसराइल को इसके बाद, क्योंकि अब तो वो इसराइल नहीं देखेगा, अब तो वो ये नहीं गिनेगा कितने मारे गए। एक स्ट्रॉन्ग, जैसे बोलते हैं आयरन फिस्ट से इस रिवोल्ट को कुचलेगा, उसमें कितने मारे जाएंगे कोई काउंट नहीं करेगा। हाँ, इस क्या ऑपरेशन का इसके नाम, बाद एक, हाँ इसको आयरन स्वॉर्ड बोला गया है। हाँ, इसके बाद क्या एक एक प्रॉब्लम, एक इसके बाद क्या वो सऊदी अरेबिया और इजराइल की प्रॉब्लम आनी चाहिए? इब्राहिमिक जो एकॉर्ड्स हैं उनको बड़ा सेटबैक लगा। किसको बड़ा सेटबैक लगा? इब्राहिमिक एकॉर्ड्स को। अब्राहमिक अकॉर्ड तो फेल हो गया ना, तो कभी भी नहीं हुआ अब्राहमिक अकॉर्ड। जो मेरे, अगर मैं इसको 2006 में अब्राहम अकॉर्ड लास्ट साइन हुआ था, अभी मैं कुछ दिन पहले ही उसको स्टडी कर रहा था फॉर माय पर्पसेस। आप अगर आपको देखें, मैं आपको पढ़ देता हूँ। अब्राहमिक अकॉर्ड, अब्राहम अकॉर्ड जो भी साइन हुआ, we understand, recognize the importance of the maintaining and strengthening peace in the Middle East and around the world based on mutual understanding and coexistence as well as respect for human dignity। यही है। So declaration अगर आप देखें तो ये साइन मुश्किल से ये डेट तो नहीं है, मगर एक लॉ भी बना था उसके ऊपर। इसमें यही कहते हैं कि वी सीक टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर एवरी पर्सन, ऑर्डर, ये वो है। तो मगर इस पे ना कुछ कॉन्क्रीट नहीं हो गया अब्राहमिक अकॉर्ड के साइन होने के बाद, आप समझ रहे हैं। उसके बाद इजराइल बहरीन एग्रीमेंट भी हुआ, बहुत से इसमें एग्रीमेंट हुए। अब्राहमिक अकॉर्ड के अंतर्गत अगर आप देखें तो स्टेट ऑफ इजराइल ने और किंग ऑफ बहरीन ने 15 सितंबर 2020 को, क्षमा कीजिएगा, एक एग्रीमेंट किया है कि वो इसका द किंगडम ऑफ बहरीन एंड द स्टेट ऑफ इजराइल व्यू दिस मोमेंट एज अ हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी एंड रिकॉग्नाइज देयर रिस्पांसिबिलिटी टू परस्यू अ मोर सिक्योर एंड प्रॉस्परस फ्यूचर जनरेशन। तो अगर आप देखें कि अगर ये 2020 में साइन कर रहे हैं, इजराइल मोरक्को का एग्रीमेंट हुआ है, इजराइल यूएई का एग्रीमेंट भी हुआ है, वो मैं पढ़ देता हूँ। इजराइल यूएई का एग्रीमेंट आपको किस डेट का है ये भी मैं बताता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने एज वो साइन किया है प्रेसिडेंट, तो यानी कि ये मुश्किल से 2-3 साल पुराना नहीं होगा, ज्यादा बड़ा तो ये भी नहीं होगा। तो ये सब होने के बाद भी अगर बैक में ये हो गया तो दैट मीन्स कि इधर ये इंडिपेंडेंट लोग हैं। ये 2020 का ही है। ये सब जॉइंट स्टेटमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, द स्टेट ऑफ इजराइल एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसी का नाम अब्राहम अकॉर्ड है, जो कि 13 अगस्त 2020 को साइन हुआ है। तो अब्राहम अकॉर्ड में कई मल्टीपल जो, मतलब इजराइल का बायलैटरल एग्रीमेंट साइन करवाया गया कई मल्टीपल कंट्रीज के साथ, अरबिक कंट्रीज के साथ, बट नथिंग वर्कड। उसका रीजन यही है दादा कि मेरे ख्याल से या तो ये हमास, बिकॉज हमास जो है वो पॉलिटिकल अथॉरिटी भी है, इसने रूल किया हुआ है पैलेस्टाइन के ऊपर। तो अब अगर हमास के ये लूज एक्टर्स हैं और ये इन यूएई की बात नहीं मान रहे हैं और बहरीन के साथ जो एग्रीमेंट हुआ इन सबको नहीं मान रहे, तो इसका मतलब है कि ये या तो अनकंट्रोल्ड है, ये इनके बाहर के जो अकॉर्ड हुआ है उसके बाहर के लोग हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, या नॉन स्टेट या कह ले, मतलब कि नॉन कंट्रोलेबल प्लेयर्स है। अब ये क्या हुआ है दादा, ये तो इसके लिए 2-3 दिन देखना पड़ेगा जब तक एक मेरे ख्याल से यूएस वाले कुछ ना कुछ रिपोर्ट करेंगे कि ये कौन, ये जो आए ये हैं कौन। ये पता लगने में ज्यादा देर नहीं लगेगी क्योंकि पैलेस्टाइन बहुत छोटा सा है। ये मुश्किल से 2-3 दिन में ये सारे के सारे ये आ जाएगा कि वो कौन कौन थे, वो कब यहाँ कहाँ हुआ, बिकॉज दे हैव मैप्ड एवरीवन। मुश्किल से तो एक 70-80 लाख की तो पॉपुलेशन ही है। अगर आप देखेंगे पैलेस्टाइन की पॉपुलेशन कोई बहुत ज्यादा 2023 का अगर पैलेस्टाइन का पॉपुलेशन देखें तो वो 53 लाख है। राइट। तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है और सारी कहानी सामने आ जाएगी, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी जरूर थी।
जी 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 ईरान जी बताया जा रहा है साथ में, क्योंकि इससे सीधा सीधा फायदा, इस रिवोल्ट से सीधा सीधा फायदा चाइना को, रशिया को होने वाला है। बाकी और किसको हो रहा है वो भी इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। मुझे लग रहा है कि चाइना कहीं ना कहीं इसमें जरूर, क्योंकि चाइना अभी हाइफा पोर्ट है, हाइफा पोर्ट इंडिया को मिला, उसके पड़ोस वाला पोर्ट चाइना के पास है। तो चाइना भी नहीं चाहेगा कि ऐसी लोकेशन में प्रॉब्लम हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सीधा सीधा फायदा चाइना का है। अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इंडिया के लिए बहुत सारे सबक हैं इसमें। कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान भी ऐसा कुछ करे, हमें सोचना बहुत जरूरी है। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग अभिषेक जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्वाइन करने के लिए। उम्मीद है जल्दी ये डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।